आत्मीय परिजन, प्रियजन, अन्य सहयोगी, बंधु बांधव, आप सबका हृदय से आभार है कि हमारे फोन पर निमंत्रण देने पर आप लोगों ने समय निकाला और यहाँ उपस्थित हुए। मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष विधायक डॉक्टर सीतासन जी शर्मा 10 मिनट में यहाँ पर मंच पर उपस्थित होने वाले हैं। संक्षिप्त रूपरेखा आपके संज्ञान में हो, क्योंकि निश्चित हमने समय रखा हुआ है, तो हम सब अपने वक्तव्यों में से कुछ कुछ कड़ी काट लेंगे और यथासंभव कोशिश करेंगे अपनी बात रखते हुए इस विमोचन कार्यक्रम को एक अच्छा उल्लेखनीय स्वरूप देने की बड़ी कृपा है कि परम पूज्य स्वामी जी हमारे बीच हैं। वे प्रदीप दुबे के लेखन और उनकी लेखनी से अत्यंत प्रभावित हैं। उनके सानिध्य में, उनके आशीर्वाद में, उपस्थिति में हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर सीतासन जी शर्मा होंगे। अध्यक्षता कर रहे हैं वरिष्ठ IAS, शिवपुरी और मंदसौर के कलेक्टर रहे, मध्य प्रदेश के गृह सचिव रहे और धुरंधर वक्ता, गीता पर अपने भाष्य प्रस्तुत करने वाले श्री ओम प्रकाश जी श्रीवास्तव। हमारे बीच मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त डॉक्टर साहब आ चुके हैं। अब कार्यक्रम को विधिवत हम प्रारंभ करेंगे। सादर आमंत्रित हैं डॉक्टर सीतासन जी शर्मा। तालियों की गड़गड़ाहट से उनका हम स्वागत करेंगे। सादर वंदन अभिनंदन, पधारने की कृपा करें। मैं इस कार्यक्रम के विधिवत संचालन के लिए डॉक्टर मनीषा तिवारी, शासकीय गृह विज्ञान महाविद्यालय की प्राध्यापक हैं, इनको मैं सौंपता हूं कि वे आगे विधिवत इस कार्यक्रम का संचालन करें। धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। इस मंच और नर्मदा कला जगत की ओर से मैं सभी आमंत्रित अतिथियों का और यहाँ दर्शक दीर्घा में उपस्थित सभी आत्मीय बंधुओं और भगिनियों का सादर वंदन अभिनंदन करती हूँ। हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच इतने दिव्य पुरुष आदरणीय स्वामी जी और विद्वान महानुभाव इस मंच पर उपस्थित हैं। इनकी उपस्थिति से इस कार्यक्रम में दिव्यता और भव्यता जरूर आएगी, ऐसा मेरा मत है। कार्यक्रम में सबसे पहले, जैसी कि हमारी परंपरा रही है कि अतिथि देवो भव, सदियों से हमारा भारतवर्ष इसी परंपरा को निर्वहन करते आया है। तो अतिथियों के स्वागत के लिए मैं आदरणीय राकेश जी को इस मंच पर बुलाना चाहूंगी कि वे अतिथियों का स्वागत फूलमाला और नर्मदा की माटी से करें। बड़े आदर और सम्मान के साथ मैं सभी अतिथियों के स्वागत के लिए इस मंच पर आमंत्रित करती हूं आदरणीय राकेश जी। और राकेश जी के साथ हैं श्रीमती श्री स्वप्निल छनिया जी। श्री स्वप्निल छनिया जी स्वामी जी के स्वागत। ऐसे दिव्य और भव्य कार्यक्रम में शोभा बढ़ाते हुए हमारे अतिथि कि हे अतिथिगण लो अभिनंदन, स्वागत जल लो मन विमोचन, स्वागत 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 है। त्रुटियां यदि कुछ होंगी हमसे, क्षमा करो उन्हें भुला दो मन से, आशीष दो हमें तन मन धन से, स्वागत 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 है। नर्मदा माटी
से तिलक और फूल मालाओं से स्वागत करते हुए आदरणीय राकेश जी दुबे और स्वप्निल छेनिया जी। भारतीय परंपरा का निर्वहन तिलक और फूल माला से स्वागत। इस कार्यक्रम के मुख्य केंद्र आदरणीय प्रदीप जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं और इस स्वागत श्रृंखला के बाद जो कार्यक्रम का केंद्र बिंदु है पुस्तक का विमोचन, उस ओर हम बढ़ेंगे और पुस्तक विमोचन के लिए निवेदन है कि पुस्तकें अतिथियों तक पहुंचे ताकि उनका ग्रंथि बंधन खोला जा सके। पुस्तकें श्री प्रदीप दुबे जी, दीप जिनका उपनाम है, उनकी पुस्तक आज आया कर गाँव का यहाँ विमोचन होना है। और किसी लेखक के लिए सर्वाधिक गर्व का पल होता है जब उसकी पुस्तक का विमोचन किया जाए, और वो भी इतने महान हस्तियों के बीच में, इतने विद्वान महानुभावों के बीच में इस पुस्तक का होना बहुत ही गौरव और गर्व का पल है, आदरणीय प्रदीप जी के लिए भी और हमारे लिए भी। बहुत सुंदर किताबें बात करती हैं बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गर्मी की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की, सुनोगे नहीं क्या किताबों की बातें। तो आप सब सुनिए किताबों की बातें। बहुत कुछ कहना चाहती हैं ये किताबें और हमारे पास रहना चाहती हैं ये किताबें। हम चाहेंगे तालियों से कम आप स्वागत कीजिए इनके विमोचन का। बहुत हर्ष और उल्लास का विषय है, गौरव और गर्व का पल है ये सभी के लिए। इसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती स्वर्णलता छेनिया जी को कि वे इस किताब के विषय में अपने के संदर्भ में अपने बीज उद्बोधन प्रस्तुत करें। डॉक्टर कृष्ण गोपाल मिश्र ने जो भूमिका लिखी है वो आ नहीं पाए हैं, इसलिए उनके तरफ से स्वर्णलता छेनिया जी अपना बीज वक्तव्य भी होगा और कृष्ण गोपाल मिश्र के भाव होंगे। सादर नमस्कार सभी को। डॉक्टर गोपाल कृष्ण मिश्र जी के द्वारा जो इस किताब के लिए कहा गया है उसे मैं यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। डॉक्टर गोपाल कृष्ण मिश्र कहते हैं, प्रेम, श्रृंगार, प्रकृति, नीति, युग जीवन आदि विषयों पर दोहों की रचना करने वाले कवि हिंदी काव्य रीतिकाल से लेकर अब तक बहुत हुए हैं, किंतु उनमें प्रसिद्धि बिहारी, वृंद, रहीम आदि कुछ कवियों को ही मिली है, क्योंकि चितवन की विशिष्ट भंगिमा इनके ही पास थी। साठोत्तरी हिंदी कविता में नई कविता, अकविता, सनातनी, सूर्योदय कविता आदि अनेक तथा कथित काव्यांदोलनों को नीरस मेघमालाओं के काव्याश से तिरोहित होने के उपरांत विगत 3-4 दशकों से हिंदी में दोहाकारों की भारी भीड़ जमा हुई है, किंतु इनमें नवीनता की रमणीयता और चितवन की आकर्षक मुद्रा सब में नहीं है। जिनमें है उनमें प्रदीप दुबे जी अग्रणी हैं। उनकी कल्पनागत मौलिकता शैल के प्रतिमानों के कौशेय परिधान में सज धज कर जब पाठक के समक्ष उपस्थित होती है तब उस पर अचूक प्रभाव डालती है। उनकी कल्पनाओं में मौलिकता ने जो नवीनता रची है वह उन्हें अन्य दोहाकारों की भीड़ में अलग और विशिष्ट बनाती है। प्रभात वेला में सूर्योदय का वर्णन असंख्य कवियों ने अनेक प्रकार से किया है, किंतु प्रदीप दुबे ने अपनी कल्पना शक्ति और कार्यत्री प्रतिभा के बल पर सूर्य के आगमन की समानता सुबह सुबह आकर अखबार देने वाले से करके
मौलिकता और नवीनता का अप्रतिम साक्ष्य प्रस्तुत किया है। जैसे पूरब के आकाश से आया एक हरकार, आंगन आंगन धूप के फेंक गया अखबार। ये डॉक्टर कृष्ण गोपाल मिश्र जी द्वारा प्रदीप दुबे जी की किताब के बारे में कहा गया है। इसके साथ ही बहुत सुंदर व्याख्या जो यहाँ से पढ़ी गई, धन्यवाद। नर्मदापुरम कला जगत के सदस्यों से निवेदन करूंगी कि वे आदरणीय श्री प्रदीप दुबे दीप जी का अभिनंदन इस मंच से करें। तो नर्मदापुरम कला जगत के सदस्यों से अनुरोध है, एक कलाकार के लिए, एक लेखक के लिए ये सब बहुत बड़ी बात होती है कि उसके लेखनी को एक मंच मिले, एक जगह मिले, लोगों तक उसकी द्वारा लिए गए वाक्य, उनके द्वारा ली गई रचना पहुंचे और लोग उसको पसंद करें। ये बहुत बड़ी बात होती है। वर्तमान टीवी और मोबाइल के युग में किताबों से हमने दूरी बना ली है और उसी दूरी को कम करने का एक प्रयास श्री प्रदीप जी द्वारा किया गया है। बहुत सुंदर अभिनंदन। शहरों की आपाधापी ने झोंक दिए सुख भट्टी में, माँ की गोद सी ठंडक मिलती अपने गांव की मिट्टी में। चमक दमक है बड़ी खोखली, मन की भूख मिटाए क्या, सोंधी सूंधी महक प्यार की, माँ की चटनी खट्टी में। तो इसी तरह के एक विचार इस किताब में है कि आज आया कर गांव, और गांव आकर के जो हमने खो दिया है, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनों का स्नेह है, वो वापस प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। इसी को अपने काव्य में उन्होंने समायोजित किया है। इसके पश्चात मैं बड़े सम्मान और आदर के साथ आदरणीय श्री प्रदीप दुबे जी को से निवेदन करूंगी कि वे अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय श्री प्रदीप दुबे जी। माइक है। श्रद्धेय मंच और उपस्थित महानुभाव, मातृशक्ति, मेरी 2 पुस्तकें इसके पहले निकल चुकी हैं, गीत संग्रह, पर दुर्भाग्य ये रहा कि ना तो उन पर कहीं समीक्षा हुई, ना कोई चर्चा हुई, ना विमोचन हुआ। शायद उसका कारण ये था कि मैं बड़े मन वालों के बीच में नहीं था। बड़े मन वालों के बीच में आज आया हूँ। इस पुस्तक का विमोचन हो रहा है, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मंच को प्रणाम करता हूँ मैं। इतने बड़े बड़े लोग और मेरे जैसे छोटे आदमी के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, धन्य हो गया हूँ मैं। सभी उपस्थित महानुभावों को प्रणाम जो भी आए हैं। मेरे मित्र आए हैं बचपन के, किरण कुमार भैया, दिनेश जी, उनको भी प्रणाम। मेरे परिजनों को प्रणाम जी। आगे भी आप लोगों का इसमें ऐसा ही बना रहे, इसका निवेदन करूंगा। मैं तो बहुत गदगद हूँ, कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ जी। आपके भाव हम सब समझ सकते हैं और आपके जो भाव हैं उससे हम आपकी आवाज, आपके अंतर्मन की आवाज को सुन सकते हैं और हम सब कृतज्ञ हैं आपके प्रति कि आपने इतनी अच्छी किताब लिखी। जी बिल्कुल 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 जी, वहीं आप बैठ के बोल दीजिए भाई साहब।
दोहे में सुना देता हूँ सर। तो होरी बैठा खेत में डंठल रहा फकेल, होरी बैठा खेत में डंठल रहा फकेल, और बूटे बूटे खा गए राजा जी के बैल। जी 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 जी। उसको कब होना पड़ा गारा मिट्टी रेत, उसको कब होना पड़ा गारा मिट्टी रेत, और राजकुंवर को क्या पता कैसे होते खेत, राजकुंवर को क्या पता कैसे होते खेत। और कांटों को सुख संपदा कुसुम कली को पीर, कांटों को सुख संपदा कुसुम कली को पीर, और लिखा करो मत राम जी गुस्से में तकदीर, लिखा करो मत राम जी गुस्से में तकदीर। हाँ, मिली जरा सी संपदा, क्या है? भूल ही गया, मैं भी भूल रहा हूँ उसको। जी, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, नया दुआ था। हाँ, मिली जरा सी संपदा, वो भूल गए औकात, और नालों को मालूम नहीं 2 दिन की बरसात, नालों को मालूम नहीं 2 दिन की बरसात। और बड़ी अलौनी थी हंसी, बड़ी अलौनी थी हंसी, और फीके थे संवाद, और आप मिले तो आ गया दोनों में ही स्वाद, आप मिले तो आ गया और दोनों में ही स्वाद। वो भला न लगता टोकना और भली न लगती डांट, भला न लगता टोकना और भली न लगती डांट, वो विदा हुई दालान से जब से बूढ़ी खाट, विदा हुई दालान से जब से बूढ़ी खाट। और ज्ञान मिला सिद्धार्थ जी बने आप तो बुद्ध, ज्ञान मिला सिद्धार्थ जी बने आप तो बुद्ध, और लड़ती रही यशोधरा और अपना जीवन युद्ध, लड़ती रही यशोधरा और अपना जीवन युद्ध। जी क्या कह रहे हैं? गीत का कह रहा है। हाँ सर, एक गीत सुना देता हूँ मैं। क्या एक गीत मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ कि फिर कुंडी खटकी है शुभ दे, देख नया दुख आया होगा, और खुद चलकर आया होगा या अपनों ने पहुंचाया होगा, खुद चलकर आया होगा या अपनों ने पहुंचाया होगा। अब आ ही गया है तो सबके हिस्से में से थोड़ी थोड़ी रोटी और घटा ले, सबके हिस्से में से थोड़ी थोड़ी रोटी और घटा ले। वो दाल जरा सी है तो क्या है, थोड़ा पानी और बढ़ा ले, दाल जरा सी है तो क्या है, थोड़ा पानी और बढ़ा ले। वो भूख उसे लग आई होगी, पता नहीं कब खाया होगा, फिर कुंडी खटकी है शुभ दे, देख नया दुख आया होगा। वो इतने जब पलते आए हैं तो एक और भी पल जाएगा, इतने जब पलते आए हैं एक और भी पल जाएगा। और खुश हो पगली हमको भी एक नया सहारा मिल जाएगा। वो दुख ही तो ऐसा साथी है जो ना कभी पराया होगा। वो फिर कुंडी खटकी है शुभ दे, देख नया दुख आया होगा। और अंतिम बंद है कि ये बेचारे कहाँ ठहर पाते हैं सूरज वालों के घर, और ये बेचारे कहाँ ठहर पाते हैं सूरज वालों के घर। इनकी गुजर बसर होती है
हम जैसे कंगालों के दर इनकी गुजर बसर होती है। हम जैसे कंगालों के दर वो पूछ देख ले किसी हवेली ने दुत्कार भगाया होगा। वो पूछ देख ले किसी हवेली ने दुत्कार भगाया होगा। वो फिर कुंडी खटकी है शुभ दे देख नया दुख आया होगा। बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर दोहे। उम्मीद है, इन्हें पूर्ण विश्वास भी है कि सभी को बहुत पसंद आया होगा और सभी तालियां बजाकर इनका उत्साहवर्धन करेंगे, इन्हें प्रोत्साहित करेंगे। इन्हें प्रोत्साहन की जरूरत नहीं है, इतनी सुंदर किताब रचना के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच परम आदरणीय स्वामी जी उपस्थित हैं, चैतन्यपुरी जी। उनसे सादर विनम्र अनुरोध है कि वे अपने आशीर्वचन से हमें उपकृत करें। आदरणीय श्री स्वामी जी। हरि ओम। भद्रं नो अपि पातय मनः। ओम शांति शांति शांति। इस परम पवित्र माँ नर्मदा जी के पावन चरण सन्निधि में अवस्थित नर्मदापुरम की पावन पवित्रतम धरा को वंदन करते हुए इस परम पवित्र नर्मदापुरम में विराजमान निवास करने वाले आप सभी श्रद्धेय सुधीजनों के पूर्वजों को वंदन करता हूँ। इस परम पवित्र राधा कृष्ण उद्यान के दिव्य भाव में रहने वाले समस्त इनके भी पूर्वजों को वंदन करते हुए आज देवशयन एकादशी का पावन पवित्रतम दिवस, चातुर्मास का प्रारंभ दिवस, कलिमल हारिणी माँ नर्मदा जी का पावन पवित्रतम भाव, इस परम पवित्र धरा को अपने ज्ञान बल से, तपोबल के माध्यम से ज्ञान भक्ति वैराग्य की त्रिवेणी से सिंचित करने वाले परम पूज्यपाद तपोमूर्ति ओमकारानंद गिरि जी महाराज सहित समस्त अमलात्मा, विमलात्मा, विशुद्धात्मा यति वृंदों के दिव्य भावों को वंदन करता हूँ और साथ में नर्मदापुरम की पावन पवित्रतम धरा को प्रेम करने वाले उस परम पवित्र शर्मा परिवार के आधार स्तंभ श्रद्धेय ब्रह्म संस्थ श्री रामलाल शर्मा जी के दिव्य भाव को भी विनम्र भाव से नमन करता हूँ। आपके आत्मस्वरूप त्रिमूर्ति यहाँ पर विराजमान हैं, जिन्होंने राष्ट्र के परम पवित्र भाव को, इस नर्मदापुरम को अथाह प्रेम और सद्भाव दिया है। हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रद्धेय सीताशरण शर्मा जी, आपके अग्रज श्रद्धेय भवानी शंकर शर्मा जी एवं गिरिजा शंकर शर्मा जी महाभाग, आप सभी के दिव्य भाव को वंदन और मध्य प्रदेश के परम पवित्र भाव को आत्मसात करते हुए राष्ट्र के परम पवित्र भाव को, राष्ट्र प्रेम में सर्वोद्भाव रखने वाले संत पुरुष, मेरे हृदय में संत भाव हैं, पूर्व गृह सचिव श्रद्धेय ओम प्रकाश श्रीवास्तव महाभाग, आपकी अध्यक्षता में कार्यक्रम हो रहा है। और इस परम पवित्र भाव में जिनके माध्यम से मैंने केवल एक दोहा श्रद्धेय व्यास जी के मुखार बिंद से सुना था, जब यहाँ पुस्तक विमोचन के लिए आपका पदार्पण हुआ श्रद्धेय नमन तिवारी जी और श्रद्धेय व्यास जी के माध्यम से, तो कठिन शहर तक पहुँचना लड़े बुढ़ाए पाँव, बेटा समय निकाल कर आ जाया कर गाँव। ये बड़ा सुंदर भाव जब सुना तो मेरे हृदय में ये भाव प्रस्फुटित हो गया। जब मैंने लगा कि ये पावन पवित्रतम धरा श्रद्धेय माखनलाल चतुर्वेदी की धरा है और ऐसी धरा में श्रद्धेय प्रदेव दुबे देव जी का पदार्पण हो, तो मुझे लगता है कि उनके कंठ में, उनके रक्त रंजिता में
भाव से माँ नर्मदा जी ही प्रवाहित होती है। ये नर्मदा के वरद पुत्र हैं। संस्कृत वाङ्मय में जितने भी छंद हैं भगवती पराम्बा जगत जननी माँ शारदा का ही स्वरूप माना गया है। मुझे भी कुछ पंक्तियां जो है श्रद्धेय प्रदीप दुबे जी के दिव्य भाव को एक पंक्ति सुना था। उस पंक्ति के भीप में सृग्वेणी छंद में मैंने 5 दिव्य भाव श्रद्धेय प्रदीप दुबे जी के लिए लिखा है और वो आप सभी को सुनाना चाहूँगा। पहले सृग्वेणी छंद के विषय में कह दूँ। सृग कहते हैं माला को, वीणी कहते हैं धारण करने वाला, अथवा सृग रूपी जिसने शब्दों की परम पवित्र उस शब्द सरिता के दिव्य भाव को जिनके श्वास और प्रतिश्वास में शब्दों के रूप में जिसने अपने कंठ में भाव में विचार में धारण किया हो, अथवा ये कह सकते हैं शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमा माध्यम जगत व्यापिनीम, जो वाणी के रूप में सर्वत्र विद्यमान भगवती शारदा जिनके मन में विचार में और श्वास में प्रवाहित होती हो, ऐसे भाव से मैंने सृग्वेणी छंद के माध्यम से श्रद्धेय प्रदीप दुबे जी को ये माना है कि भगवती शारदा इनके कंठ में विराजमान है, भगवती शारदा इनकी वाणी में विराजमान है, भगवती शारदा इनके रोम रोम में विराजमान है, भगवती शारदा उन परम पवित्र माधव दुबे और शकुंतला दुबे के दिव्य भाव से सम्मिश्रित जो सुसंयोजन जो शरीर है उस शरीर में पल पल विद्यमान रूप में यहाँ विराजमान है, ऐसा मेरा भाव रहता है। मैं अपनी इस कविता से श्रद्धेय प्रदीप जी को वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सब आनंद लीजिएगा। श्रद्धेय विधायक महोदय, श्रद्धेय शर्मा परिवार और आप सभी का दिव्य भाव यहाँ है। ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा और इसका अर्थ अभी लगाऊंगा नहीं, लंबा हो जाएगा। केवल आप सब सुविज्ञ श्रोतृजन हैं, इसलिए मैं इस भाव को यहाँ नमन कर रहा हूँ। पुस्तकम ग्राम शोभाभरम सृष्टवान यह कवि स प्रदीप प्रियो मादृशाम राजतां भूतले यावदेशामहि राजते खेरविर्वाससि वेतरे ग्राम शोभाधुना क्षीयते सर्वतो त्यक्त सर्वस्व भावाजना ग्रामतः। जो कवि की पीड़ा है उसको मैंने वहाँ पर पिरोने का प्रयास किया है। वैसे श्रद्धेय प्रदीप दुबे जी की इतनी दिव्य कविताएं हैं, शायद मुझे लगता है कि इस कालजयी कृति को आज जो यहाँ पर विमोचन हुआ है, ये कालजयी कृति नर्मदापुरम को पुनः माखनलाल चतुर्वेदी के बाद दिव्य भाव से इनका दिव्य आवा प्रभाव विश्व में फैलेगा। महाराज ग्राम शोभाधुना क्षीयते सर्वतो त्यक्त सर्वस्व भावाजना ग्रामतः यन्त्यो नागरे भूय संजीवितुं ग्राम भूमिर्यतो दूयतो दुखिता। जब सभी लोग पलायन होकर शहर की ओर जाते हैं तो कवि की जो ग्राम पीड़ा है उसको इस कविता के दिव्य भाव से मैंने देखा, तो मैंने भाव बंधन किया है। एकदा याहि भो ग्राम पुत्र द्रुतम मातृवत् प्रेक्षते मार्गमेव सखा ग्राम एवावदाम्या हतो निर्मलो ग्राम रक्षा ध्रुवम लब्धवैश्चिन्तिताम्। जब हमारे ग्रामीण परिवेश की रक्षा होगी तो भारत की रक्षा होगी, ग्रामीण परिवेश की रक्षा होगी तो भारतीय संस्कृति की रक्षा होगी, और ग्राम्य परिवेश में जो प्रेम सद्भाव और उल्लास और आत्मीय सद्भाव है उसी ग्राम्य परिवेश में भगवान का दिव्य प्रेम भी प्रस्फुटित होता है। ऐसा मुझे कवि के दिव्य भाव में जो भाव मिला, ग्रंथ मेरा दुर्भाग्य कि अभी मिला, अगर कुछ दिन पहले मुझे मिलता तो मैं इसमें और ज़्यादा अब इसको गहन से अध्ययन करूँगा। मैं आप सभी से एक प्रार्थना करता हूँ, आप लोग अन्यथा न लीजिएगा। ये केवल 399 रुपये का ग्रंथ है और आप सभी दिव्य सुविज्ञ श्रोतृजन यहाँ हैं। पुस्तक को सम्मान करना है तो एक प्रति मैं लूँगा तो मैं भी इसको खरीद के लूँगा। आप सब यहाँ जो आए हैं मेरी प्रार्थना एक एक प्रति खरीदिएगा यहाँ से। बड़ा अद्भुत भाव से जो है इससे कवि का सम्मान होगा, ग्रंथ का सम्मान होगा, नर्मदापुरम की इस परम पवित्र मिट्टी का सम्मान होगा और भारतीय संस्कृति के परम पवित्र वाक्यम रसात्मकम काव्यम ऐसे दिव्य भाव का भी सम्मान होगा। मैं केवल 399 रुपये में अथवा कहीं 400 रुपये में प्रत्येक व्यक्ति एक एक ग्रंथ खरीदेंगे। इस दिव्य
ग्रंथ ही कहता हूँ मैं इसको, इस काव्य सरिता को। तो आप सब खरीदेंगे और इसको पढ़ेंगे तो कवि को लगेगा कि मैंने जो मेहनत किया था उससे और ऊर्जा मिलेगी, और बाद में प्रदीप जी के मुखार बिंद से ऐसे ऐसे दिव्य भाव प्रस्फुटित होंगे। अभी मैं उनको बहुत भावुक देख रहा था, उनके सरस नेत्रों से जो सजल भाव प्रवाहित हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि सावन के आने से पहले नर्मदा जी के साथ साथ प्रदीप जी के भाव भी प्रवाहित हो रहे हैं महाराज, ऐसा वो लग रहा था मुझे। भारती या शुभा संस्कृति राजते ग्राम वेथ्यां बने वा तडागे रमा दीयते सर्वत प्रक्षिवृंदम मुदा व्योमगे हेन किम न मनो मोहयेत। एक मेरी अंतिम पंक्ति निवेदन, साधवो ग्रामतो ग्राम भूमि प्रिया आरमन्ते तरौ मंदिरे वा गृहे यादृशं सर्वसौख्यं करे ग्रामजं यादृशं नो कोचे लभ्यते भूतले। ग्रामीण परिवेश से सुंदर इस धराधाम में कोई सुंदर परिवेश नहीं मिल सकता। इस ग्रामीण परिवेश को अपने परम पवित्र इस स्रग्वेणी माने उस शब्दों के पुष्पों के परम पवित्र पुष्पमाला से समलंकृत करने वाले श्रद्धे प्रदीप दुबे जी को इस परम पवित्र आजायकर गांव की उत्तरोत्तर मंगलमय प्रगति के लिए इसकी कामना के साथ उनके सुस्वास्थ्य दीर्घायु की मंगलमय कामना भगवती मां नर्मदा जी से करता हूँ। जय श्री कृष्ण, नर्मदे हर। बहुत सुंदर आपका वक्तव्य, धन्यवाद स्वामी जी। और हम बहुत कृतज्ञ हैं कि आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। सभी की सूचना के लिए बताना चाहूँगी कि आज ये किताब जिसका मूल्य 399 है, आज वो 199 रुपए में हमें प्राप्त हो जाएगी। ये विशेष अवसर पर ये छूट आपको दी गई है, तो आप सभी से अनुरोध है कि किताब को खरीदें, पढ़ें, क्योंकि किताबें बोलती हैं, आपसे कुछ आपके पास रहना चाहती हैं। तो आप भी किताब खरीदिए, अपने पास रखिए, उसको पढ़िए। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे नर्मदापुरम के पूर्व विधायक आदरणीय श्री पंडित गिरजा शंकर शर्मा जी को ससम्मान उन्हें इस मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे अपने दिव्य उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। साहित्यकार, हमारे नगर में ही निवास कर रहे और बिल्कुल पास में ही सांगाखेड़ा ग्राम में जन्मे प्रदीप दुबे जी की इस कविता संग्रह के विमोचन के अवसर पर इस कार्यक्रम में उपस्थित, जिनके सानिध्य में आज ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, ऐसे पूजनीय महाराज स्वामी निर्मल चैतन्यपुरी जी महाराज, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे क्षेत्र के विधायक आदरणीय डॉक्टर साहब, अध्यक्षता कर रहे मध्य प्रदेश सरकार के गृह सचिव रह चुके, शिवपुरी मंदसौर के कलेक्टर रह चुके और हमारे भी जिले में एडीएम रह चुके विद्वान सम्मानीय ओपी श्रीवास्तव साहब, कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय दांगी साहब, आदरणीय मदली भैया, व्यास जी कार्यक्रम के सूत्रधार और उपस्थित यहाँ अनेक वरिष्ठ जन और वरिष्ठ साहित्यकार मौजूद हैं। आप सभी बंधुओं, देवियों, होशंगाबाद नगर हमेशा से ही साहित्यकारों के लिए बड़ा अनुकूल रहा है। महाराज जी ने उल्लेख किया माखन दादा का, लेकिन हमारे शहर में ही ऐसे साहित्यकार कवि हुए हैं और आज भी हैं जिनसे यहाँ साहित्य की एक ये जो बयार जिसको हम कह सकते हैं निरंतर प्रवाहित हो रही है। और ये सर्वविदित है कि बिना साहित्य के रस है नहीं। आधुनिक विज्ञान की तरफ जाता हुआ ये युग है, किताबों को लेने के लिए आग्रह करना पड़ता है। एक समय था जब लोग ढूंढकर किताबें खरीदा करते थे।
अभी हम बहुत कम ट्रेवल करते हैं, खास करके ट्रेन से तो और भी कम करते हैं। पिछले दिनों हम जबलपुर गए थे, तो आजकल तो पत्रिकाएं भी नहीं पढ़ पाते हैं। समय ऐसा आ गया है, जो कुछ देखना हो टीवी पे देख लो। टीवी तक भी दिक्कत हो तो ये है, जमाने भर की खबरें देगा, जमाने भर के मनोरंजन देगा। तो जाते वक्त मैंने सोचा कि कुछ एक आध पत्रिका खरीद लूँगा तो जबलपुर तक का 4 घंटे का समय आसानी से निकल जाएगा। 2-3 स्टेशनों पर देखा, जबलपुर पे भी देखा, वो एच व्हीलर के जो स्टॉल हुआ करते थे वो बंद हो गए सब जगह। तो ये जमाने को देखना पड़ रहा है। लेकिन जैसे कि आज के पुस्तक के विमोचन के अवसर पर हमने सुना दुबे जी को हम पहले भी सुन चुके हैं। सरस अर्थपूर्ण कविताएं, अर्थपूर्ण दोहे इसमें भी हैं। बहुत जल्दबाजी में हमने भी पलटा ली थी। अनेक अर्थपूर्ण दोहे हैं। ये सब आपको ना टीवी पर मिलेंगे, एक बार दिख जाएंगे, ना सोशल मीडिया पर दिखेंगे। ये तो घर की लाइब्रेरी में जब रहेंगे, तब जब कभी आपको स्मरण होगा कि वो दुबे जी की किताब में कुछ ऐसा था, तो संदर्भ में आप देखेंगे, आपको तुरंत मिल जाएंगे। मैं बधाई देता हूँ उन सभी साहित्यकारों को जो इस कठिन जमाने में भी साहित्य की साधना कर रहे हैं और पुस्तक प्रकाशित करवाने का खतरा भी मोल उठा रहे हैं। निश्चित रूप से ये खर्चे का काम है। मैं दुबे जी के बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। उनकी ये किताब साहित्य प्रेमियों के मन तक पहुँचे, दिल तक पहुँचे, उनके स्मरण रहे, और उनको शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। आपका भी धन्यवाद। बहुत सुंदर विचार। और सच में किताबें छपवाना और लिखना बहुत कठिन और दुरूह कार्य हो गया है, परंतु हम सब बहुत सुधीजन यहाँ बैठे हुए हैं, इस बात पर विचार करेंगे और पुस्तकों की ओर अपना रुख करेंगे। अब मैं आमंत्रित करती हूँ मध्य प्रदेश के पूर्व सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त हमारे विशिष्ट अतिथि सम्मानी श्री माधव सिंह दांगी जी को ससम्मान उनके ओजस्वी वक्तव्य के लिए इस मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय श्री दांगी जी मानस भवन भोपाल एवं अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में ट्रस्टी भी हैं। मैं उनका इस मंच पर स्वागत करती हूँ। बोलिए भारत माता की, नर्मदा मैया की। बंधुओं, मंच पर विराजमान पूज्य संत चरण, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमान ओपी श्रीवास्तव साहब, मानस भवन में ही मैंने पहली बार उनको सुना था मानस के ऊपर प्रवचन देते हुए, तो मानस के तो ज्ञाता हैं ही। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रद्धेय डॉक्टर सीतासरण शर्मा जी, पूर्व अध्यक्ष मध्य प्रदेश विधानसभा और वर्तमान के विधायक नर्मदापुरम के, हमारे श्रद्धेय भवानी शंकर शर्मा जी, जिन्हें हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं, मंजले हैं क्या संजले हैं आप? मंजले भैया, तो मंजले भैया और इधर संजले भैया, वाह, ये दोनों को प्रणाम करता हूं। और आज के उत्सव मूर्ति आदरणीय प्रदीप जी, मैं चाहता हूं आप इधर आ जाएं, एक कोने पे बैठे, आप अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ बंधुओं, हमको व्यास जी ने और ऐसे ही एक दिन फोन पे बता दिया कि एक पुस्तक का विमोचन है, पुस्तक का नाम है आ जाया कर गांव। तो अब आ जाया कर गांव बस इतना पता था, किताब अभी मिली। तो आ जाया कर गांव के चक्कर में मेरा फिर दिमाग घूमना शुरू हुआ। तो इसमें अभी उल्लेख है, बड़ा प्यारा उल्लेख है, गुमी प्रेम की बांसुरी बिसरे प्रेमिल राग, रजऊ बताओ ईसुरी कैसे गाएं फाग। तो ईसुरी एक बुंदेलखंड के बहुत गजब के कवि हो गए हैं जिन्होंने चौकड़ियां लिखी हैं, उनकी प्रेयसी थी रजऊ। तो मैंने सोचा कि प्रदीप जी की या तो कोई रजऊ है जिसके लिए ये कह रहे आ जाया कर गांव, अब या तो रजऊ है अथवा माता है।
परिजन हैं, या फिर एक बहुत विचित्र प्रेम कहानी है तुलसीदास जी की। उसमें भी ऐसा ही है, पर उसमें खेल बहुत अलग है। तो इसलिए इन चीजों से मैंने थोड़ा थोड़ा पकड़ा और शुरू किया। तो मैंने भी प्रदीप जी कोई किसी की साहित्य में बराबरी तो नहीं कर सकता ना ही वो, किंतु मैंने सोचा कि चूंकि दोहा कीजिए, चौथी पंक्ति चौथा हिस्सा है, अर्धाली भी नहीं है, तो इतने में ही अपन भी कुछ करें। तो हालांकि गांव 30-40 साल पहले के जो गांव थे वो गांव थे, अब गांव नहीं है मंजले भैया। मेरे गांव की मैं बता रहा हूं, मेरा गांव चिरगांव है, जिला झांसी, लेकिन बगल में गांव जरियाई है हमारा। वहां गांव में 3 लोग दारू पीते थे और वो नामजद थे कौन कौन पीते हैं। अब आज 3 परिवार बचे, पूरा गांव पीता है। अब क्या करेगा, आ जाया कर गांव शाम को। तो कुल मिला के बहुत ही विचित्र खेल हो गया है, गांव गांव नहीं बचे। मैंने तो स्वयं ट्रैक्टर था हमारे पास, हम बचपन से ही, ये इनके ही मुख्तियार रहे हैं वशिष्ठ जी के, चिरगांव के जो हमारे बब्बा। तो हम लोग बड़े किसान थे, तो ट्रैक्टर हमारे पास था सन 58 में। तो हम उस पे सीड ड्रिल नहीं चलते थे, तो हम बोते थे, क्योंकि उसमें ज्यादा वजनदार बड़े लोग बैठते, तो कल्टीवेटर उठता नहीं था, तो हम खुद हाथ से बोते थे। वो 6 नारी वाला कल्टीवेटर होता था। जब वो बंद होता था तो चारों ओर जो नारी चल रही थी, बोते थे लोग, क्या गाते थे। मतलब बुवाई एक उत्सव था, चैत कटाई एक उत्सव था, और खलियान फिर इसके बाद, अब खलियान नाम की संस्था ही खत्म हो गई, सीधा हार्वेस्टर जाता है, गल्ला घर में आ गया। तो वो भी एक उत्सव था, और उनमें क्या क्या बढ़िया गीत चलते थे। एक रत्ते भैया था हमारा, हरिजन था, वो गाता था बहुत ही प्यारा। एक कार्तिक में हमारे यहाँ गीत गाए जाते हैं, इधर चलते कि नहीं पता नहीं, माताएं जब कार्तिक स्नान करती हैं वो गाते हैं, भैना बीरज की मोर सखीरी में तो भैना बीरज की मोर। यानी कल्पना कर, वो गाता हुआ नारी हकाता था, बीच बीच में बैलों को भी टंकारता था, वो मजा आता था उसमें। बीच में है ऐसा बोलता, वो फिर वो गाना शुरू करते, मतलब काना रहती काना चुगती काना करती किलोल। यानी कहाँ रहती, कहाँ चुगती और कहाँ किलोल करती। तो मोर जवाब देती है, मथुरा रहती वृंदावन चुगती गोकुल करती किलोल सखीरी में तो भैना बीरज की। ये मैंने वो दृश्य खींचने की इसलिए कोशिश की कि गांव गांव नहीं बचे। अब हमारे भी भतीजे भतीजे खेती कर रहे हैं, 9-10 बजे जाते हैं, नाश्ता वास्ता करके जीन्स पहनते बढ़िया, ट्रैक्टर से जाते हैं, खेती करते हैं। ट्रैक्टर में भी जो हुड आ गया, वो भी एसी आ गया है, और उनके सबके पेट बढ़ रहे हैं, किसान है। और तो कुल मिला करके ये गांव का एक दृश्य था, लेकिन फिर भी गांव गांव है, और गांव से हमारा रिश्ता है। अब तो डिलीवरी होने लगी हॉस्पिटल में, तो उसका कोई महत्व नहीं तो हम पहले कहते थे हमारा वहां नरागढ़ा है, नाल गाड़ी जाती थी, तो बेटा हमारा बस गांव में नरागढ़ा है। तो वो नाल गाड़ने का संबंध था प्रदीप जी। तो यहां से थोड़ा मैं शुरू कर रहा हूं। कुआं और खलिहान सब छूटे प्रिय सब ठाव, कुआं और खलिहान सब छूटे प्रिय सब ठाव, सौंधी खुशबू खेत की आ जाया कर गाँव। वे भैया प्रदीपे आ जाया कर गाँव। तुलसीदास जी का जैसे मैंने कहा बहुत विचित्र, तुलसी नदिया पार भय
चढ़ मुर्दा की नाव। प्रेम की पराकाष्ठा है ये। मुर्दा को भी ये नहीं समझा कि मुर्दा, नाव पे नाव समझ के चढ़ गए। तुलसी नदिया पर भय चढ़ मुर्दा की नाव, रत्नावली की याद में आ जाया कर गाँव। रे भैया आ जाया कर गाँव। ये अपने यहाँ कोई आता है तो इसका एक सगुन होता है कि कौआ बोल गया मंगरे पे। सुना होगा आपने गीत, देशराज पटेरिया जी का बड़ा प्रसिद्ध गीत था, मालूम है ना? उठो धना बोल गयो मंगरे पे कौआ, लगत तोरे माए के आगे ले बउआ। उठो धना। तो ये, और केवल यही नहीं है जी, ये केवल आप उसको इस भाव में ना लें कि देशराज पटेरिया ने गाया तो थोड़ा ऐसा वैसा होगा ना। कौशल्या मैया भी क्या कह रही हैं? बैठी सगुन मनावती माता, कब आई है मेरे बाल कुशल घर, कहो काग फुरी बाता। बैठी सगुन मनावती माता। माता सगुन मना रही, कौआ से पूछ रही है। वो कौआ को क्या आश्वासन दे रही? लोभ लालच। दूध भात की दोनी देहो सोने चोंच मड़ई हो। तो ये इस प्रकार का, वहां से एक चीज उठाई मैंने। कानों में मिश्री घुली सुन कागा की काओ, कानों में मिश्री घुली सुन कागा की काओ। माता परिजन सब कहें आ जाया कर गाँव, प्रदीपे आ जाया कर गाँव। एक और गजब की चीज, क्योंकि जब ये विरह होता है तो देह भूल जाता है। चाहे तो तुलसी भूल जाए और चाहे रत्नावली भूल जाए, कोई ना कोई देह को भान नहीं रहता। और इसलिए चलने में भी बैलेंस बिगड़ता है और पांव लचक जाता है। तो वो लचक, व्यास जी सुन रहे कि नहीं? हाँ, आपने बुला तो लिया मुझे, सुन नहीं रहा। हाँ, मैं गारंटी ले लेता हूं सुन रहा है कि नहीं। तो लचक दो तीन जगह से आई है, बड़ी प्यारी। एक तो आप सब जानते हैं, मैथिली शरण गुप्त के गुरु कह लो आप उनको, मुंशी अजमेरी। जे भैया वो राजेश्वरानंद जी के उस वाली कंपनी के थे वो। तो वो अजमेरी जी ने बिना मात्रा की चौकड़ियां कुछ लिखी थी, और वो थी लचकत लरम कमर जल भरतन, पगपन घट पर धरतन। अब इस पे कोई मात्रा नहीं है। लचकत लरम कमर जल भरतन, पगपन घट पर धरतन। तो यहां से मैंने लचक पकड़ी। फिर एक दिन मैं अभी सुन रहा था, जब पौन गए व्यास जी का, तो मैं थोड़ा संगीत का भी प्रेमी हूं, तो वो अचानक पंकज उदास की गजल आई है। तो उसमें एक आखिरी छंद है उसका, मैं तो गई रे पिया के गांव, ऐसा लचका मेरा पांव, कि घुंघरू टूट गए, कि घुंघरू टूट गए, कि घुंघरू टूट गए, कि घुंघरू टूट। वहां से पकड़ा है, बेसुध हो बेहरन चली, बिरहन चली, बेसुध हो बिरहन चली, ऐसा लचका पांव, बेसुध हो बिरहन चली, ऐसा लचका पांव, देह भान देने प्रिय आ जाया कर गाँव, रे भैया आ जाया कर गाँव। जय सिया राम, भारत माता की जय। बहुत सुंदर उद्बोधन।
एक गांव में आपने संगीत को पिरो दिया, कृष्ण राधा को पिरो दिया, मोर मोरनी, हरियाली, नदी, तालाब सबको पिरोकर बहुत सुंदर संगीतमय आपका उद्बोधन। धन्यवाद आपका। अब आमंत्रित करती हूँ बहुत ही हमारे सहज सरल स्वभाव के परम आदरणीय हमारे नर्मदापुरम संभाग के विधायक, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री सीता शरण शर्मा जी को बड़े सम्मान के साथ मैं इस मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे अपने आशीर्वचन से, आप अपने दिव्य वचन से इस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करें। पूज्य स्वामी जी महाराज, उनको प्रणाम करता हूँ। आदरणीय इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री ओपी श्रीवास्तव साहब, सम्माननीय मेरे अग्रज मजले भैया, सम्माननीय मेरे अग्रज संजले भैया, हमारे अतिथि आदरणीय माधव सिंह डांगी साहब, और जिनके लिए हम एकत्रित हुए हैं ऐसे सम्माननीय श्री प्रदीप दुबे जी साहब, कार्यक्रम के संयोजक संतोष व्यास जी, बगल में बैठे तिवारी जी, और जिन्होंने समीक्षा लिखी ऐसे डॉक्टर कृष्ण गोपाल मिश्र भी आ गए हैं सामने। उपस्थित सभी साहित्य को जानने वाले और साहित्य के सेवा करने वाले आदरणीय बंधु बहनें, सबसे पहले तो आधा घंटा लेट आया, 30 मिनट, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मेरे साथ मुश्किल है कि मैं जहाँ राइट टाइम पहुँचता हूँ वहाँ कार्यक्रम लेट होता है, और जहाँ लेट आता हूँ वहाँ जल्दी शुरू हो जाता है। ट्रेन में भी ऐसा ही होता है ना कि टाइम पे पहुँचो 1.5 घंटा लेट और 10 मिनट लेट हो गया, गाड़ी निकल गई। तो मेरी स्थिति यही हो रही है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। उसका दंड ये है कि कम बोलेंगे तो 4-5 मिनट 6 मिनट आपको उसमें बच जाएंगे। पहला कार्यक्रम है जिसमें आदरणीय व्यास जी ने लिखा 3 से 4:30 और अब 4:20 हो गए, तो मेरा समय वैसे ही समाप्त हो गया। मैं आदरणीय प्रदीप दुबे जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। उनकी पंक्तियाँ, एक दिन हम खाली बैठे थे ऐसे ही साहित्य कार्यक्रम में टाइम पे पहुँच गए थे पहले, तो व्यास जी ने सुनाई थी, और तब से उनको समग्र रूप से सुनना भी चाहते थे और पढ़ना भी चाहते थे। आज अवसर मिला, आपने अवसर दिया, इसके लिए आपका आभार। बहुत बात करूँगा नहीं मैं, वैसे तो साहित्य, मैं कोई साहित्यकार नहीं, कोई पढ़ता हूँ। और संजले भैया ने जो बात बोली वो बिल्कुल सही बोली कि अब बुक स्टॉल्स बंद हो रहे हैं और ये समय भी बदल रहा है। अब इसका उपाय क्या, आप ही लोगों को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि साहित्यकार समाज की समस्याओं को हल भी करने वाला होता है। मैं आप सबको नमन करते हुए, सब अपनी अपनी बात ढूंढते, डांगी साहब ने अपनी ढूंढ ली तो मैंने अपनी ढूंढी, तो 2 पंक्तियां हैं, इसमें 2 दोहे, उनकी बात करके अपनी बात समाप्त करूंगा। एक तो हम समझाते लोग मानते नहीं, तो बाबा कब तक मांगिए उस बस्ती की खैर, जिस बस्ती के सोच के औदियारों से बैर। अब क्या कर लेंगे नेता लोग, हम क्या कर लेंगे। और एक गांव की बात आई, दांगी साहब भी कह रहे थे और आदरणीय ने कविता लिखी प्रदीप दुबे साहब ने, आज आया कर गांव। अब वो कह रहे थे करें क्या गांव में आके, तो राजनीति अब कर दया, मत चल अपने गांव, राजनीति अब कर दया, मत चल अपने दाम, बना दिए गांव में तूने 10-10 गांव। तो सही बात है आपकी। मैं आपको नमन करता हूं, सभी साहित्यकारों को नमन करता हूं, इस भरोसे के साथ कि राष्ट्र और समाज यदि कहीं गलत दिशा में जाए तो उसको साहित्य ही सुधारता है। आप निरंतर साहित्य की सेवा करते रहेंगे। आप सभी को शुभकामनाएं, पूज्य प्रदीप जी को शुभकामनाएं, पूज्य स्वामी जी के चरणों में प्रणाम। जय हिंद। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री शर्मा जी का इतना प्रेरक उद्बोधन निश्चित ही हमें नई राह दिखाएगा। अब मैं आमंत्रित करती हूँ अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए पूर्व IAS अधिकारी, लेखक, वक्ता एवं मौलिक चिंतक परम आदरणीय श्री ओम प्रकाश जी श्रीवास्तव जी का, कि वे आए और अपने उद्बोधन से हमें उपकृत करें।
आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित परम पूज्य वीतराग शिरोमणि स्वामी निर्मल चेतन पुरी जी महाराज, उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और हमारे विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा जी, यहाँ उपस्थित पूर्व विधायक आदरणीय गिरिजाशंकर शर्मा जी, आदरणीय भवानी शंकर शर्मा जी, विशिष्ट अतिथि आदरणीय दांगी जी, और विशेष रूप से आज के जिनकी पुस्तक के लिए कार्यक्रम है, जो आज के उत्सव मूर्ति हैं, आदरणीय प्रदीप दुबे जी। सबको पुस्तक बहुत बाद में मिली, पर मुझे व्यास जी ने 4 दिन पहले ही दे दी थी, इसलिए मैंने पुस्तक को बहुत अच्छी तरह पढ़ा। और पढ़ने के बाद पुस्तक के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि पाठक का इतना कनेक्ट होता है इस पुस्तक को पढ़ते हुए। दुबे जी, मैं सही कह रहा हूँ, कम से कम 4-5 बार मेरे आंसू आ गए जब आपने एक माँ के बारे में लिखा, बेटी की विदाई के बारे में लिखा, और ये बताता है कि कोई रचना पाठक से जब जुड़ती है तभी वो रचना सार्थक होती है। आपकी रचना बड़ी अद्भुत है। मैं वैसे साहित्य से पाठक हूँ, मेरा क्षेत्र थोड़ा अलग है, दर्शन और आध्यात्म का है, पर मैं कई जगह जाता हूँ और जाता हूँ तो कई बार पुस्तकों के विमोचन होता है। तो जब पुस्तक को पढ़ते हैं तो हमें ये तय करना पड़ता है कि इनसे कौन कौन से अंश हैं जो हम लिख लें और बाद में जाके बोलें तो इन अंशों के बारे में बात करेंगे। इस पुस्तक में मेरे सामने समस्या ये है कि मैं क्या बोलूं और क्या छोड़ूं। सब एक से स्तर के हैं, इतने 707 दोहे हैं, उसमें किसी को मैं नहीं कह सकता हूं कि मैं इसको लेके बोल दूं और इसको छोड़ दूं। सब मुझे बराबर लगते हैं, सब उसी स्तर के हैं। और ये बड़ी कृपा है आपके ऊपर माँ सरस्वती की, और नर्मदा के तट की जो विशेषता है, यहाँ दादा माखनलाल चतुर्वेदी जी से लेकर मेरे सामने बैठे हैं कटारे जी, संस्कृत के बहुत अच्छे कवि हैं। अभी कुछ दिनों पहले तक विनोद निगम जी का बड़ा नाम था गीत के मामले में, वो भी यहाँ के बड़े साहित्यकार थे। और मैं परिचित नहीं हूँ, और भी हो सकते बहुत से लोग हों, लेकिन ये जो परंपरा चल रही है उसी परंपरा का आप निर्वहन करते आ रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपने कहा था कि इतने लोग आए हैं तो आप कृतज्ञ हैं, कृतार्थ हो गए। मैं कहता हूँ जो पुस्तक पढ़ेगा वो पाठक कृतार्थ हो जाता है इसको पढ़ के। और मैं अपनी पत्नी से 3-4 बार कह चुका हूँ कि सामान्य रूप से एक बात होती है, कभी जाते हैं तो उसकी प्रशंसा करते हैं, पर मैंने कहा ये पहली पुस्तक है जिसकी मैं भावों के साथ प्रशंसा कर रहा हूँ कि हाँ ये इस लायक है। और क्यों है ये, उसका कारण है। क्यों ऐसा हुआ कि इस दोहों को पढ़ते हुए, इन कविताओं को पढ़ते हुए मेरे मन में वो भाव प्रबल हो गए। वो इसलिए हुआ कि ये दोहे आपने लिखे नहीं हैं, ये आपका जो अपनी संस्कृति से, सभ्यता से, गांव से, परिवेश से, पर्यावरण से जो आपका जुड़ाव है, उससे ये कविता अपने आप फूटी है। आप जानते हैं कि कविता कभी लिखी नहीं जाती। हमारे आदि कवि वाल्मीकि जी हुए हैं, पहले बार उन्होंने जो देखा कि क्रौंच पक्षी का एक जोड़ा था और उसमें से, उस मिथुन रथ जोड़े में से एक पक्षी को व्याघ्र ने मार दिया, और दूसरा जो चीत्कार कर रहा था, उनके मन में ऐसा भाव उठा कि उनकी पहली कविता श्लोक उनके मन से फूट पड़ा। और उसके पहले भारतीय साहित्य में श्लोक नहीं होते थे, उसके पहले मंत्र होते थे। पहला जो साहित्य सृजन हुआ वो तब हुआ जब भावनाओं का इतना उद्रेक हो गया कि वो अपने आप फूट पड़ा। और किसी भी साहित्य का सार्थकता ही ये है कि वो पाठक से कनेक्ट हो सके, तभी वो साहित्य कालजयी होता है। और आवश्यक नहीं है कि कोई साहित्यकार इसके लिए 150 पुस्तकें लिखे। मेरे एक परिचित हैं, उन्होंने भी 104 पुस्तकें लिख दी। मैं उनसे कहता हूं कि 104 तो मैं पढ़ नहीं सकता, आपने लिख कैसे दी? उनसे तो नहीं कहता, बाहर कहता हूं, क्योंकि वो तो मानते हैं कि 104 पुस्तकें लिखना बहुत बड़ी बात। आप एक दोहा लिख के भी संसार में अमर हो सकते हैं। साहित्य में एक कहानी थी, उसने कहा था, जैनेन्द्र कुमार की एक कहानी, 1.5 कहानी लिखी उन्होंने, उसने कहा था, कहानी ने ही उनको अमर कर दिया। तुलसीदास जी ने
जब रामचरितमानस लिखी तो सारे काशी के विद्वानों ने भारी विरोध किया, क्योंकि उस समय संस्कृत के अलावा सोचा ही नहीं जा सकता था कि भाषा में कोई चीज आ सकती है। चूंकि मान्यता काशी के विद्वान देते थे तो काशी में रामचरितमानस को लेके गए, और बाद में कहा जाता है कि बाद में ये कहा गया कि काशी विश्वनाथ के मंदिर में रख दिए जाएं सब ग्रंथ, नीचे मानस को रख दिया जाए, देखते हैं शंकर जी क्या निर्णय करते हैं। सवेरे मंदिर खोला तो पता चला मानस सबसे ऊपर रखी हुई है। ये किंवदंती है, चमत्कार की बात करते हैं। पर वही भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ आज घर घर में हमारी संस्कृति और धर्म को बचाने का माध्यम हो गया। पूरे भारत में जितने भारतीय गए, चाहे वो मॉरिशस में गए हों, चाहे फिजी में गए हों, चाहे कहीं गए हों, अगर आज भारतीय संस्कृति वहाँ है तो इसलिए कि वो अपने साथ कुछ ले गए या नहीं ले गए, पर रामचरितमानस का गुटका अपने साथ लेके गए। क्यों? क्योंकि वो इतनी सरल और सहज थी, इतनी रस भरी थी कि लोगों को शिक्षा तो मिलती ही थी, लेकिन शिक्षा को छोड़ भी दें तो उसको गाने से इतना आनंद आता था। जैसा अभी आदरणीय दांगे साहब बता रहे थे कि लोग खेत में काम करते थे और गीत गाते थे और आनंद लेते थे। इसी तरह जो प्रदीप दुबे जी के जो दोहे हैं, जो उनकी रचनाएं हैं, आप इसको पढ़िए, आपको इतना आनंद आएगा, इतना सहज सरल है और ऐसी है जो आपको याद हो जाएंगी। अच्छे साहित्य की विशेषता यह है कि वो कठिन नहीं होता। अगर कठिन होगा तो लाइब्रेरी में बंद होकर रखा रहेगा। साहित्य वही हो जो समाज में जिसको लोग पढ़ें। और मैंने तो आपकी पुस्तक पढ़ी तो पता नहीं कितने सारे तो याद हो गए। याद इसलिए हो गए कि इतने सहज सरल हैं कि वो बिल्कुल दिल में उतर जाते हैं। जैसे आपने ये बताया था, कांटों को सुख संपदा, कुसुम कली को पीर, लिखा करो मत राम जी, गुस्से में तकदीर। मैं कुछ चीजें बताना चाहता था और लिख के लाया था ताकि मैं इससे पुस्तक से इसको बता सकूं। बहुत टाइम नहीं है, लेकिन अगर 2 मिनट देंगे तो मैं आपसे बात करता हूं। सबसे ज्यादा प्रकृति के बारे में दुबे जी ने बहुत अच्छी चीजें लिखी हैं। मैंने बहुत लिखा, लेकिन मैं 2-3 चीजें आपको बताना चाहूंगा। अगर खोलने में टाइम लगेगा मैं प्रयास करूंगा कम से कम करूं। प्रकृति को उन्होंने बिल्कुल मानवीयकरण किया है। अमल तास ने पीत तो गुलमोहर ने लाल, सिलवाए कुर्ते नहीं देख रहे खुशहाल। नए कुर्ते सिलवा लिए हैं। कितना मानवीकरण है। एक बड़ा अच्छा था जो मैं अभी बता रहा था, उसका अर्थ ये था, अब इसमें पता नहीं कहाँ मिलेगा, उसका अर्थ ये था कि सूरज जब वापस जा रहा है तो उसने बदली से कोई ठिठोली कर दी और बदली लज्जा से लाल हो गई। आप देखिए, इसमें आप दोहा देखेंगे आपको इतना लगेगा, आपका तन मन पुलकित हो जाएगा इसको पढ़ के। अब कहाँ मिलेगा पता नहीं, क्योंकि बड़ी है। माँ के बारे में उन्होंने जो लिखा है वो वास्तव में आंसू ला देने वाला है। एक जगह वो लिखते हैं, जीते जी बांटी नहीं माँ बापू की पीर, अब कौओं को प्रेम से खिला रहे हैं खीर। हमें आत्म चिंतन करने पे विवश कर देती हैं। 201 छुट्टी लेकर शहर से आ भैया एक बार, माने रखे सहेज कर पापर बड़ी अचार। और वास्तव में जो हमारी पीढ़ी के लोग हैं, अब तो पता नहीं अब पीढ़ी कितनी बदल गई है, वो अगर अपनी माँ को याद करें तो ऐसे ही होता था। और अगर आंसू आ गए इसको पढ़ते पढ़ते तो यही कारण था। इतना ज़्यादा कनेक्ट उन्होंने किया है। बहुत अच्छे मुहावरों का प्रयोग किया है। और बेटी के बारे में तो उन्होंने बिटिया जो है ससुराल चली गई है तो उसकी याद में वो लिखते हैं, यादों की मीठी किरच रोते आंगन डाल, बिटिया मेरी लाडली चली गई ससुराल। फिर लिखते हैं, लगा गई एक मोगरा बिटिया तुलसी पास, याती रहती याद वह जब जब उड़े सुवास। बिटिया झाड़ू मारकर देती रोज हकाल, बड़ी ढीठ हैं मकड़ियां फिर बुन लेती जाल। घर आई माँ की चिड़ी, अब बिटिया वापिस आई है घर में। घर आई माँ की चिड़ी, खुश है दहरी द्वार, उड़ जाएगी फुर्र से रह करके दिन चार। आप देखिए एक एक दोहा, मतलब मैं तो इसको चयन नहीं कर सकता हूं इसमें से,
मुहावरे के प्रयोग देखिए, एक दो और बताऊंगा। और वैसे आपको बताएं, आदरणीय मिश्रा जी यहाँ बैठे हैं जो हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका लिखी है और उसमें उन्होंने सारी चीज़ों को, सारे जो उपमान दिए हैं, जो अलंकार का उपयोग किया है, उन सब की बात कही है। जो हमारे सामान्य भाषा के मुहावरे होते हैं, सरग गए माता पिता, बहन गई ससुराल, अब भाई मिल बांटा करें, अब जूतों में दाल। ये घर घर की स्थिति है, ये चीज बताई है। कुछ चीजें जीवन की वास्तविकता, और एक बड़ी अच्छी बात है भविष्य का उत्साह। इसी प्रकार से प्रेम के बारे में उन्होंने, बस मैं 2-3 और बताऊंगा, इसके बाद समाप्त करूंगा, टाइम काफी हो गया। आप खुद इसको पढ़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। परिवार का वर्णन उन्होंने बड़ा अच्छा किया है, बिटिया के परिवार का, लेकिन वो परिवारों का वर्णन है और उसमें बहुत अच्छे भावों का उपयोग किया है। सासू माँ है सीधरी, मिले ससुर भी नेक, सखी सजन की क्या कहूं है लाखों में एक। और फिर देखिए कितने अच्छे शब्दों का उपयोग है। नंदी मिश्री की डली रही कुंवारी एक, देवर भी अच्छे सखी पर थोड़े मन फेक। अब ये इतने सांस्कृतिक शब्दों के बीच में मनफेक शब्द ने उसको एक अलग ही आनंद दे दिया है। उसको बिल्कुल साधारण चलता फिरता शब्द है। और सबसे अंत में उनकी एक जो कल्पना करते, जो कहते हैं वो कहते हैं, इन सबको लिखने के पीछे 638 491 शाह है। अब वो क्या चाहते हैं, सबको लिख के पूरी पुस्तक उनकी स्वांता सुखाए है। अंत में बताऊंगा, नहीं चाहिए आपके पुरस्कार सम्मान। कवि कहता नहीं चाहिए आपके पुरस्कार सम्मान, शब्दों की आराधना करने दो श्रीमान। इतनी सी चाह है कवि की, और बहुत अच्छी पुस्तक है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और मैं तो वास्तव में इसको पढ़ के बड़ा कृतार्थ हो गया। इस अवसर का लाभ लेके एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ कि परम पूज्य स्वामी जी, हमारा सौभाग्य है कि नर्मदापुरम में ही चातुर्मास कर रहे हैं। स्वामी जी बीतरागी सन्यासी हैं, पूरे भारत में पैदल राम नाम की धुन के साथ भ्रमण कर रहे हैं अक्टूबर 2023 से। अभी तक लगभग पूरे भारत में 9,500 किलोमीटर वो पैदल चल चुके हैं, जिसमें सारा उत्तर पूर्व भारत, असम, अरुणाचल और इस पूरे एरिया में होके आए हैं। और उड़ीसा के बाद से स्वामी जी का बड़ा स्नेह है। मैंने स्वामी जी से निवेदन किया कि स्वामी जी मुझे नर्मदा परिक्रमा करना है। स्वामी जी तो 3 बार कर चुके हैं, पर वो यहाँ आए, चातुर्मास के लिए यहाँ रुके, और अब यहाँ से नर्मदा परिक्रमा भी प्रारंभ करेंगे। और नर्मदा परिक्रमा चूंकि भारत भ्रमण का ही एक हिस्सा है, और उसके बाद 2028 तक निरंतर पैदल चलेंगे। अभी जो चातुर्मास के कार्यक्रम यहाँ 11 तारीख से होने वाले हैं, इसमें भारत के बहुत अच्छे अच्छे विद्वान यहाँ आके, जैसे कठोपनिषद पर ध्रुव चैतन्य जी महाराज, भगवद गीता पे चिन्मय स्वामी जी महाराज, ये ऐसे लोग हैं जो तपस्वी संत हैं। अभी तक हम लोग अपने धर्म को हमने कथावाचकों के हाथ में दे दिया है, जो नाचते हैं, गाते हैं, शेरो शायरी करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। लेकिन जो तपस्वी संत होते हैं, जिनके हृदय से वाणी निकलती है, कठोपनिषद, भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, आप लोग जरूर पधारें यहाँ पे, क्योंकि लगातार 3-4 माह तक लगातार प्रोग्राम है। कई जगह कार्यक्रम के बोर्ड वगैरह भी लगाए गए हैं, और निश्चित रूप से नर्मदापुरम वासियों का सौभाग्य होगा इन सारे कार्यक्रमों में उपस्थित रहना। एक बार मैं पुनः आप सबको प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद। बहुत सुंदर व्याख्या इस पुस्तक की आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने इस मंच से की। और ये सही है कि जो साहित्य सरल होता है, सहज होता है, वही महान होता है। और कार्यक्रम को अपने उच्चतम और गरिमामय रूप प्रदान करते हुए अब मैं आमंत्रित करती हूँ, हमारे आयोजनों में सदैव हमारे मार्गदर्शक रहे हैं, हमारे शुभ चिंतक और हमारे शाश्वत अतिथि, हम सबके प्रतिनिधि के रूप में अपना मंतव्य रखते रहे हैं। मैं बहुत विनम्रता और आदर के साथ बुलाना चाहती हूँ पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत श्रद्धेय पंडित भवानी शंकर शर्मा जी को, कि वे आए और अपने प्रेरक उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। ये यहाँ पर
जो हमारे नर्मदापुरम के गौरव हैं, भाई प्रदीप दुबे का जो पुस्तक है उसके विमोचन समारोह में अपनी गरिमामय उपस्थिति देने वाले संत महाराज श्री निर्मल चैतन्य जी महाराज, वो हमारे होशंगाबाद में शायद पहली बार आए महाराज जी। अच्छा, पहले भी आए हैं। और यहाँ पे हमारा जिन्होंने सत्संग भवन की स्थापना की थी स्वामी ओंकारानंद जी, उनका जो आश्रम हरिद्वार में है उसमें आपने शिक्षा भी ग्रहण की है। तो ऐसे हम लोगों से कम ऐसे पूर्व परिचित हैं सम्मानीय महाराज श्री। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हमारे क्षेत्र के विधायक डॉक्टर सीताराम शर्मा जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्व प्रशासक, बहुत अच्छे प्रशासक, जितने अच्छे वो प्रशासक रहे हैं उतने ही अच्छे साहित्यकार भी हैं। और उनके ऊपर भी सरस्वती कृपा है। सम्मानीय ओपी श्रीवास्तव जी, पूर्व विधायक सम्मानीय संजय भैया गृह शंकर शर्मा जी, और हम सब के बीच में यहाँ पर विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे सम्मानीय माधव सिंह जी दांगी। एक तो ये थोड़ा पहले गूंज रहा था माइक, हम बोल रहे हैं कुछ सुनाई पड़ रहा है पीछे तक। राम भाई, तो सारे विद्वान लोग यहाँ बैठे हैं। अब उस बीच में मैं क्या बोलूं, तमाम विद्वत्तापूर्ण भाषण सबके हुए। भाई प्रदीप दुबे जी जिनके के हम पुस्तक का विमोचन कर रहे हैं आज आया कर गाँव, सबसे पहले उन्होंने अपना दोहे और एक कविता सुनाई। ऐसे मूर्धन्य साहित्यकार और तमाम विद्वत्तापूर्ण भाषण हुए। अब ऐसे भाषण में हम क्या बोल रहे हैं, कुछ बोलने को बचा ही नहीं। सारे स्वरूप जो थे उसके थोड़ा बहुत हमारे भाषण में कहने में हास्य कपट रहता था, तो वो गांधी जी ने छीन लिया, वो दांगी साहब ने छीन लिया, तो अब वो भी नहीं बचा। खैर, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि वो देर से आया, जल्दी समय हो गया ख़त्म, तो मैं भी 2-1 मिनट में अपनी बात समाप्त कर देता हूँ। और अभी चूँकि थोड़ी पार्शलिटी की है दुबे जी ने कि केवल किताब श्रीवास्तव जी को दी तो उन्होंने उसका ठीक से पढ़ा, हम लोगों को नहीं दी, हमको तो अभी अभी प्राप्त हुई है। और इनका मैंने 1-2 सुना था बाई चांस, तो वो मैंने अभी वही कहा, तो उन्होंने पढ़ लिया जो इस किताब में नहीं है। मित्रों, हमारे सामने, हाँ, हमारे सामने बैठे हुए हमारे शहर के वरिष्ठ नागरिक बंधुओं, हमारे शहर के मूर्धन्य साहित्यकार देवियों सज्जनों। अब ये तो साहित्यकारों का शहर है। विनोद निगम जी के जाने के बाद हम सोचते थे कि काव्य गोष्ठियाँ बंद हो जाएंगी और कैसे ये साहित्य का काम आगे बढ़ेगा, क्योंकि पूज्य स्वामी जी ने और अन्य हमारे वक्ताओं ने कहा कि बड़े अच्छे साहित्यकारों का यह और हमारा शहर उन्हीं के नाम से जाना भी जाता है। उसमें जब रिटायर होने के बाद दुबे जी यहाँ आए तो 2-3 कार्यक्रम में हमारे साथ हम लोगों ने सुना है। न केवल वो अच्छा लिखते हैं, अच्छा गाते भी हैं, और तरन्नुम में जब गाते हैं तो उनका गला बेहद अच्छा आप लोगों ने सुना ही है। परंतु उसका ये मतलब नहीं है कि दांगी साहब का गला अच्छा नहीं, उनका गला भी उतना ही अच्छा है। जो तो ऐसे बड़े बड़े विद्वान यहाँ पर बैठे, मैं इनके सामने क्या बोलूँ। परंतु जहाँ तक साहित्य की बात है, संजय भैया ने जो बात कही थी कि आजकल साहित्य को पढ़ते नहीं हैं लोग बाग। और हमारे यहाँ पे एक टीचर हैं, गांव निमसाड़िया है, बड़े विद्वान लोग हैं उस गांव के, एक से बढ़कर एक। हमारे स्कूल में जो शिक्षिकाएं हैं, एक दिन मैंने उनसे पूछा कि रामचरितमानस आप लोगों में से किन किन ने पढ़ा, तो किसी ने भी नहीं पढ़ा। तो ये स्थिति गांव की है। श्रीवास्तव साहब ने कहा कि जो कठिन पुस्तकें होती हैं वो पुस्तकालय के लायक रहती हैं। रामचरितमानस जैसा ग्रंथ भी पुस्तकालय के लायक है। जो बच्चियां पढ़ा रही हैं उन तक ने उसको नहीं पढ़ा। खैर, अच्छा साहित्य तो पढ़ने लायक होता ही है।
और हमारा शहर जो है, अभी डॉक्टर साहब ने कहा, संजय भैया ने कहा जो वाली बात कि हमारे सामने बैठे हुए हैं डॉक्टर मिश्र, उनके गीत भी और उनका साहित्य भी बेहद अच्छा है। उन्होंने आपकी वो लिखा भूमिका लिखी, विनोद निगम जी ने जो किताब लिखी थी उसके ऊपर भी इन्होंने भूमिका लिखी है। तो ऐसे बड़े साहित्यकार बैठे हैं, कटारे जी हैं, हमारे जो यादवेश जी हैं, वो लगातार एक आध कार्यक्रम करते रहे जिसमें मैंने दांगी जी को पहली बार सुना था। तभी मैंने व्यास जी से कहा कि यार उनको ज़रूर बुला लो आप। तो सब आप लोग साहित्य प्रेमी हैं, आप लोग साहित्यकार हैं, और एक बहुत बड़े तानाशाह है और साथ साथ साहित्यकार भी था। उसने लिखा है कि जो लिखते हैं, पुस्तकें लिखते हैं, उससे क्रांतियाँ नहीं होती हैं, तो फिर क्रांति काहे से होती है। उसका कहना ये था, वो साहित्यकार भी था, उसका कहना ये था कि जो आप लिखते हैं और जब उसको जनता पढ़ती है और जब हम उसको बोलते हैं, उसको संप्रेषित करते हैं लोगों के सामने, तब उनमें एक साथ, क्योंकि किताब तो हमने पढ़ी है, किताब आप लोगों ने किसी ने पढ़ी है, परंतु जब उसके भाव, जो उसके अंदर साहित्य है, जब हम सामने जनता को बताते हैं तो हजारों लोग उसको सुनते हैं और उससे क्रांतियाँ होती हैं। तो ऐसे उत्कृष्ट साहित्य जो रहते हैं वो समाज के लिए मार्गदर्शी है। आप लोगों ने हमको यहाँ पर बुलाया, मैंने व्यास जी से 10 बार कहा था कि जब बहुत अच्छे विद्वान मंच के ऊपर बैठे हों तो मेरे को नहीं बुलाया करो। खास बात तब जब मैं तो संजय भैया को, डॉक्टर साहब को, और यहाँ पर पुराने लोगों उनको मालूम था, हमारे ख्याल से वकील साहब बैठे हैं, ठाकुर साहब और शंकर भैया बैठे हैं, कि जब हम 1972 में चुनाव लड़े थे तो मैंने एक शब्द भी नहीं बोला था मंच से, हमारी तरफ से दूसरे लोग बोलते थे। तो ऐसी स्थिति मेरी, बाई चांस न जाने कैसे मैं जिला पंचायत का अध्यक्ष बन गया, और वहाँ पर भी मेरे को लगातार बोलने के लिए कहा, तो मेरी आदत गांव में बोलने की पड़ गई। आप साहित्यकारों के बीच में, सुधीजनों के बीच में बोलने की तो पड़ी नहीं। इसलिए मैं भाई प्रदीप देवी को बहुत बधाई देता हूँ, और हमारे जो साहित्य मंडली है व्यास जी के और नमन तिवारी के नेतृत्व में, उसमें आप निरंतर वैसा ही सहयोग देंगे जैसे हमारे सामने बैठे हुए साहित्यकार दिया करते थे, भाई विनोद निगम जी दिया करते थे। आप मैंने अपनी कुछ कहा, उसके लिए यदि कुछ गलती हो तो क्षमा करें, और आप सबका यहाँ पर स्वागत है। आप लोग यहाँ आए, अच्छा गरिमामय कार्यक्रम रहा, बड़े अच्छे विद्वानों के आपने भाषण सुने। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दीदी एक मिनट, ये मंजले भैया कहते कि हमें मत बुलाया करो। आप संपूर्ण थाली भोजन की जब हो जाती है, लेकिन भगवान को तभी स्वीकृत हो जब उसमें तुलसी दल डल जाए, तो आप हमारे तुलसी दल हैं। निश्चय ही अच्छा साहित्य देश और समाज को नई दिशा देता है, ये हमारी जड़ों से हमें जोड़ता है। इसी भाव के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर है। कार्यक्रम के अंतिम बेला में मैं आभार प्रदर्शन के लिए आदरणीय राकेश दुबे जी को इस मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आज सर्वे संतु कलामया की अवधारणा पर आधारित नर्मदापुरम कला जगत के इस कार्यक्रम में उपस्थित वीतराग शिरोमणि परम पूज्य पाद स्वामी निर्मल चैतन्य पुरी जी महाराज, मुख्य अतिथि डॉक्टर सीताथरन शर्मा जी, अध्यक्षता कर रहे भोपाल से पधारे श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी, सेवानिवृत्त IAS, विशिष्ट अतिथि एवं पाठ्य पुस्तक निगम के पूर्व अध्यक्ष माधव सिंह दांगी जी, सारस्वत अतिथि पंडित भवानी शंकर शर्मा जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, और पूर्व विधायक पंडित गिरिजा शंकर शर्मा जी, इन सभी का मैं इस मंच से आभार व्यक्त करता हूं कि जो अपना अमूल्य समय निकालकर हमें समय प्रदान किया और इस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान की। हमारे बीच जिनकी पुस्तक का आज विमोचन हुआ है, पंडित प्रदीप दुबे दीप, जिनकी पुस्तक आज यहाँ सभी लोगों ने
भारी से भारी संख्या में आकर के अधिकांश सभा की मौजूदगी में विमोचन हुआ। इस अवसर पर जो नर्मदापुरम नगर के प्रबुद्ध साहित्यकार और प्रबुद्ध नागरिक उपस्थित हैं, मैं सभी का हृदय से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आगे भी नर्मदापुरम कला जगत के कार्यक्रमों में ऐसे ही आप अपनी गरिमामयी उपस्थिति प्रदान करेंगे। धन्यवाद। चलिए इस कार्यक्रम का यहाँ समापन करेंगे। अल्पाहार तो सादर आमंत्रित हैं, सभी लोग चाय और अल्पाहार लेके जाएंगे।